नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है शाइस्ता परवीन, दूसरा है मुख्तार अंसारी, तीसरे है अखिलेश यादव, चौथा है उत्तर प्रदेश के माफिया। सबसे पहले बात माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की। माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में खाक छान रही है, वहीं शाइस्ता भी पुलिस को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो तो अतीक के जनाजे में भी शामिल होने आई थी। अतीक की हत्या वाली रात ही वो अपने वफादार जफरुल्लाह के खुलदाबाद के घर पर आ गई थी। वहीं अगले दिन जनाजे में वो बुर्का पहनकर शामिल भी हुई, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को भनक लगने की वजह से उसे पति का अंतिम दर्शन किए बिना वापस लौटना पड़ा। ये खुलासा कोई और नहीं, खुद जफरुल्लाह के बेटे अतीन जफर ने किया है। उसके साथ अतीक का खास शूटर और 5 लाख का इनामी बदमाश साबिर भी मौजूद था। अतीन ने पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि फरारी के दौरान शाइस्ता कई बार उसके घर आई थी। वो उस दिन भी उसके घर में ही थी जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दफन किया गया। शाइस्ता के इस दफन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही उस दिन काफी संख्या में बुर्काधारी महिलाओं को कब्रिस्तान भेजा गया था। अतीन ने बताया कि शाइस्ता पति के अंतिम दर्शन के लिए कब्रिस्तान भी पहुंची, लेकिन पुलिस की कड़ी चेकिंग की वजह से ही उसे कब्रिस्तान के बाहर से ही वापस लौटना पड़ा। वहीं पुलिस को ये भी खबर मिल गई थी कि वो उसके घर में ठहरी है। ऐसे में पुलिस शाइस्ता की घेराबंदी करने लगी। इधर शाइस्ता को भी पुलिस की हरकत का अंदाजा हो गया। ऐसे में उसने तुरंत दफन में शामिल होने का कार्यक्रम छोड़कर प्रयागराज में ही किसी अन्य ठिकाने पर चली गई। अतीन के ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि शाइस्ता ने अपने पति अतीक अहमद के अंतिम दर्शन के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो जानती थी कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए पूरे इलाके में अपने तार बिछा रखे हैं। बावजूद इसके वो चाकिया पहुंच गई। वो बुर्का पहनकर अन्य महिलाओं के साथ कसारी मसारी कब्रिस्तान भी गई थी, लेकिन पुलिस क्योंकि हर एक महिला और पुरुष को चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रही थी, ऐसे में शाइस्ता को कब्रिस्तान के बाहर से ही वापस लौटना पड़ा था। अतीन ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो असद का जिगरी दोस्त है। उसने असद के वास्ते ही अब तक इस राज को छुपा रखा था। इस मामले में पुलिस ने धूमनगंज थाने में नया केस दर्ज किया है। अतीन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि शाइस्ता परवीन के साथ उस समय शूटर साबिर और अतीक अहमद का सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था। ये सभी लोग पुलिस के आने के 5 मिनट पहले ही उसके घर से निकल गए थे। दूसरी खबर में बात मुख्तार अंसारी की। पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब 17 मई को फैसला आएगा। मामले की सुनवाई गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने मुख्तार के करीबी जुगनू वालिया को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में फरार चल रहे इस 25,000 रुपये इनामी बदमाश की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। उसके खिलाफ लखनऊ के आलमबाग में रेस्टोरेंट मालिक की हत्या का भी आरोप है। पुलिस उसे लेकर यूपी आ रही थी। पुलिस ने बताया कि जुगनू वालिया के पंजाब में होने की जानकारी मिली थी। इस खबर पर पुलिस ने उसे खरार इलाके में दबिश देकर दबोच लिया। पुलिस ने उसे पंजाब की कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट लिया है और अब उसे यूपी लाया जा रहा है। उधर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि गैंगस्टर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई टल गई है। इस मामले में अब 17 मई को फैसला आएगा। उन्होंने बताया कि कपिल देव सिंह हत्याकांड में भी फैसला आना है। इस मामले में 20 मई की तारीख लगी है। वहीं मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया था। ये मामला ट्रायल पर है और कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए अब 17 मई की तारीख मुकर्रर की है। केस डायरी के मुताबिक गाजीपुर के करंडा में सुआपुर निवासी कपिल देव सिंह की साल 2009 में हत्या हुई थी। इसी मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने फैसले की तारीख 20 मई को नियत की है, जबकि इससे 3 दिन पहले कोर्ट मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज
307 के मामले में 17 मई को फैसला सुनाएगी। मुख्तार के वकील ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी क्रिमिनल द्वारा लिखित बहस का अवसर मांगा गया था, जिस पर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख नियत की थी। 27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमिनल के लिखित बहस की कॉपी कोर्ट में जमा कराई है। अब गैंगस्टर के मामले में 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में 17 मई को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई है। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है। जैसे मेरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव है और उनके चाचा ताऊ उनके पीछे है, उनका भी प्रमोशन नहीं हो पाया, जबकि मायावती तो खुद सुप्रीमो बनकर बैठी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता टिकट के चक्कर में ना पड़े, पार्टी से जुड़कर तन मन से काम करे। उनका भविष्य बहुत अच्छा है, यहाँ बिना चुनाव लड़े ही बहुत कुछ मिल सकता है। छोटा सा कार्यकर्ता भी बिना चुनाव लड़े उच्च पद तक जा सकता है, इसके उदाहरण वो खुद है। उन्होंने कहा कि बरेली नगर निगम चुनाव में कार्यकर्ताओं को पहले से ज्यादा वोटों से जीत दिलानी है। सभी कार्यकर्ता इस बात का संकल्प लेकर अपने घर जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल आरक्षण है, ये सपा और बसपा में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री का पद उनके या उनके बेटे के लिए आरक्षित है। प्रदेश अध्यक्ष कई साल तक नहीं बदलता है, जबकि बीजेपी में 10 साल में 10 राष्ट्रीय और इतने ही प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। मतलब यहाँ हर कार्यकर्ताओं के लिए अवसर है। एक छोटा सा कार्यकर्ता चुनाव लड़कर या बिना चुनाव लड़े किसी भी पद तक पहुंच सकता है। चौधरी ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले फिर भी एक समिति पद तक पहुंचते हैं, मगर बिना चुनाव लड़े भी एक छोटा सा कार्यकर्ता बड़े पद तक भी पहुंच सकता है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी भाजपा ने उन्हें एमएलसी और कैबिनेट मंत्री तक बनाया। वो प्रदेश कार्य समिति के कभी सदस्य तक नहीं रहे, फिर भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो तन मन और धन से काम करे, पार्टी उनको बहुत आगे बढ़ाएगी। चौथी खबर में बात उत्तर प्रदेश के माफियाओं की। यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अनिल दुजाना को मुठभेड़ में ढेर किया। वहीं अनिल दुजाना अपराध की दुनिया में 2000 के दशक में जिसके नाम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डंका बोला करता था। अनिल दुजाना जैसे ही जमानत पर जेल से बाहर आया, उसके चंद दिन बाद ही उसका 4 मई 2023 को मेरठ जिले की हद में यूपी एसटीएफ से सामना होना उसकी जिंदगी का अंतिम पन्ना साबित हुआ। ये कह सकते हैं उसके ताबूत में यूपी एसटीएफ ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर अंतिम कील ठोक दी। अनिल दुजाना से खतरनाक मोस्ट वांटेड माफिया का सफाया। इस कदर की खामोशी के बाद अब यूपी के जेलों में बंद और जेलों से बाहर इधर उधर भटक रहे बाकी बचे 60 मोस्ट वांटेड माफियाओं की नींद उड़ी हुई है। ये सोचकर कि जब अनिल दुजाना जैसा खूंखार बदमाश इस कदर की खामोशी से निपटाया जा सकता है, तो अब ना मालूम किसका नंबर आ जाए। सूबे के मोस्ट वांटेड की हाल ही में यूपी पुलिस के बनाई गई उस ब्लैक लिस्ट में से जिसमें से नाम कटवाने वाले अनिल दुजाना पहला बदमाश रहा है। वहीं यूपी और देश की पहली स्पेशल टास्क फोर्स के पहले आईजी रहे पूर्व आईपीएस डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि 24 फरवरी 2023 को यूपी के प्रयागराज में जिस तरह से बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद का बदमाश शूटर बेटा असद अहमद खान उछल कर जैसे उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून रहे थे, मैंने तभी अंदाजा लगा लिया था कि अब यूपी के मौजूदा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जरूर अपनी पुलिस और एसटीएफ के पेच कसेंगे। आज देख लीजिए, वही सब हो रहा है जो मैंने तब सोचा था। उमेश पाल ट्रिपल मर्डर के बाद अपनी असली फॉर्म में यूपी पुलिस और उसकी एसटीएफ आई हुई है। तभी तो 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं की बनी नई लिस्ट में से यूपी एसटीएफ ने अपनी 25वीं वर्षगांठ के मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का
मोस्ट वांटेड माफिया अनिल दुजाना जैसे ही जेल से निकलकर जमानत पर बाहर निकला, उसे घेर लिया। मुझे उम्मीद है कि अनिल दुजाना का हाल देखकर जेल के बाहर और जेलों के अंदर हाथ पांव सिकुड़ कर बैठे माफिया गुंडे सांसें रोककर अपनी जिंदगी की खैर खुद से ही मांग रहे होंगे। वहीं 1998 बैच के पूर्व आईपीएस, प्रयागराज के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक और यूपी पुलिस के रिटायर्ड आईजी इंटेलिजेंस आरके चतुर्वेदी बोले, एसटीएफ और अनिल दुजाना के बीच की मुठभेड़ सूबे में मौजूद अपराधियों के लिए किसी नसीहत से कम नहीं होगी। अनिल दुजाना का निपटना यूपी की जेलों में बंद और बाहर मौजूदा गुंडों के लिए एक खतरनाक अलार्म है। अलार्म इस बात का कि अगर अब भी उन्होंने बदमाशी बंद नहीं की तो फिर पुलिस के सामने जो भी आएगा, जिस भाषा में सामने वाला बात करेगा, यूपी पुलिस का सामने वाला की भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।